बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारे साथ फर्स्ट चैप्टर में द मोल एंड केमिकल इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट किया था। तो आज हम मोल और केमिकल इक्वेशन का जो आपस में रिलेशन है इसके बारे में इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपका जो मेन टॉपिक है द मोल एंड केमिकल इक्वेशन, इसको समझने से पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, जो कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले हम उसको यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ मेन टॉपिक है द मोल एंड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन क्या है? when reactants chemically reacts together to bring a chemical change by breaking and making chemical bonds, then it is said to be a chemical reaction। जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके, केमिकली रिएक्शन करके केमिकल चेंज ले आए, तो फिर बाय ब्रेकिंग और मेकिंग अ केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करके या बना ले, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं और या केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं। सबसे पहले जो ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं, जो बने हुए होते हैं, तो सबसे पहले हमने उसको क्या करना है? ब्रेकअप करना है। फिर जब केमिकल बॉन्ड को हमने ब्रेकअप करना है, तो नेक्स्ट न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, नए बॉन्ड फिर बनते हैं। तो व्हेन रिएक्टेंट्स केमिकली रिएक्ट्स टुगेदर, जब रिएक्टेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन करके टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज, ताकि एक कीमियाई तब्दीली ले आए, बाय ब्रेकिंग। कीमियाई तब्दीली कब आती है? केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? बाय ब्रेकिंग, केमिकल बॉन्ड, पहले से बने हुए केमिकल बॉन्ड टूटते हैं, एंड मेकिंग केमिकल बॉन्ड्स, और फिर हमारे साथ नए बॉन्ड्स बनते हैं, देन इट इज सेड टू बी अ केमिकल रिएक्शन। फिर इसे हम एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे साथ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस केमिकल रिएक्ट्स टू गिव टू वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के दरमियान में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम ये रिएक्शन करते हैं, तो सबसे पहले ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेकअप होगा। इस तरह से यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड्स है, ये भी यहाँ पे ब्रेकअप होते हैं। तो ये दोनों बॉन्ड यहाँ पे ब्रेकअप हो जाते हैं। फिर ये जब एटॉमिक स्टेट में आ जाते हैं, तो ये तब रिएक्शन करके नए बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया, ऑक्सीजन ने दूसरा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दूसरे हाइड्रोजन के साथ बना लिया। तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकते हैं और हाइड्रोजन वन बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाया, इस हाइड्रोजन ने भी ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, और ऑक्सीजन के दो बॉन्ड पूरे हो गए। लेकिन जब ये केमिकल रिएक्शन होता है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पहले से बने हुए केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेकअप करना है। तो पहले से बने हुए केमिकल बॉन्ड जब ब्रेकअप हो जाते हैं, फिर नए बॉन्ड्स बनते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारे साथ एक नेक्स्ट एग्जांपल है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में यहाँ पे हमारे साथ फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन के एटम बॉन्डेड है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो यहाँ से दो क्लोरीन ने फास्फोरस के साथ बॉन्ड को ब्रेक किया, और क्लोरीन ने आपस में केमिकल बॉन्ड बनाकर क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना दिया। तो ये हमारे साथ क्या है? क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया। तो इस तरह से जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो अक्सर केमिकल रिएक्शन में जब भी होता है, वहां पर पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है? तो इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, जो टर्मिनोलॉजी है हमारे साथ जो यूज्ड होती है, वो क्या है? केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी
केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन, जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय मींस ऑफ, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय मींस ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट्स होते हैं और जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की सिंबल्स और फार्मूलास को हम यहाँ पे जब लिखते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और इसका नाम क्या है हमारे साथ? केमिकल इक्वेशन है। यानी इसको हम उर्दू में कीमियाई मसावात बोलते हैं। तो एक तो हम और कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस केमिकली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू गिव वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके हमारे साथ पानी का मॉलिक्यूल बना लिया। तो ये तो लफ्जों में हमने ये बयान किया। अब अगर इन बातों को हम सिंबल्स में, अलामात की शक्ल में एंड फार्मूलास और फार्मूलास में रिप्रेजेंट करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन, कीमियाई मसावात। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे साथ रिएक्शन जो केमिकल इक्वेशन होता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स दैट आर केमिकली रिएक्टिंग टुगेदर टू गिव प्रोडक्ट्स। ए और बी आपस में केमिकल रिएक्शन करके क्या बनाता है? प्रोडक्ट CND बनाता है। तो केमिकल इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे हम प्रोडक्ट के सिंबल या फार्मूला लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपाउंड है तो उसका हम फार्मूला होता है, और अगर कोई एलिमेंट इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में तो उसका हमारे पास क्या होता है? सिंबल होता है। तो केमिकल इक्वेशन जो है डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे साथ सिंबल भी यूज हो सकते हैं अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है, यानी कि एलिमेंट रिएक्शन कर रहा है, और फार्मूलाज भी लिख सकते हैं। अगर कोई कंपाउंड यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है तो फिर हम उसकी क्या लिखते हैं? फार्मूलाज लिखते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए कोई भी रिएक्टेंट है, बी भी हमारे पास रिएक्टेंट है, तो ए और बी ने आपस में रिएक्शन करके सी और डी बना लिया। अब ये ए और बी आपस में केमिकल बॉन्ड बनाएगा, और अगर यहाँ पे पहले से बने हुए हैं, मौजूद है केमिकल बॉन्ड ए के अंदर और बी सब्सटेंस के अंदर, तो फिर पहले वो बॉन्ड टूटते हैं ताकि ये रिएक्टेंट क्या हो जाए? एक्टिवेट हो जाए फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन हम सादा अल्फाज में इस तरह से बयान कर सकते हैं कि जब कभी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को अलामात और फार्मूलास की शक्ल में रिप्रेजेंट करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन इधर राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं, और दरमियान में ये जो एरो है, एरो शोज रिएक्शन डायरेक्शन, यानी कि ये हमारे साथ रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है। तो डियर स्टूडेंट, हम डिफरेंट किस्म के एरोस यूज कर सकते हैं। एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो कंप्लीट हो जाते हैं तो उसमें हम फुल हेड एरो लिखते हैं, और एक जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं तो उसमें फिर हम डबल हाफ हेड वाले एरोस यूज करते हैं, यानी कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करते हैं, आगे की तरफ भी जाते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, और फिर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वो प्रोसीड करते हैं। तो इसलिए फिर हम डबल हाफ हेड एरो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। और इसके साथ साथ जो रिएक्शन एरो है इसके अप एंड डाउन हम फिर रिएक्शन कंडीशन भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कैटलिस्ट आपने यूज किया है तो यहाँ पे हम रिएक्शन के लिए वो जो कैटलिस्ट यूज होता है उसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे साथ क्या है? टाइप्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की दो टाइप्स है हमारे साथ। वन जो है हमारे साथ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करें तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द केमिकल इक्वेशन वो कीमियाई मसावात इन विच, जिसमें नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। वो केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पे बराबर नहीं होते हैं नंबर ऑफ एटम
प्रोडक्ट साइड पे, तो इस तरफ पे हम प्रोडक्ट लिखते हैं राइट पे, और यहाँ पे लेफ्ट पे क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट। अब देखिए एग्जांपल गिवन है आपके साथ, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल मैंने लिया है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके वाटर का मॉलिक्यूल बना लेता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम मौजूद है रिएक्टेंट साइड पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन के भी रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स मौजूद है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के तो 2 एटम्स पूरे हो गए, लेकिन पानी के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का एटम होता है, और यहाँ पे इधर पे कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 1 होता है। तो इसका मतलब ये है, अगर 1 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास 2 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे मौजूद है, और 1 को फिर हम जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे साथ एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे मौजूद है। तो प्रोडक्ट साइड पे जो नंबर ऑफ एटम है वो कम है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो जब ऐसा सिचुएशन हो कि हमारे साथ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलों की तादाद या नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड पे ये आपस में नॉट इक्वल हो, नंबर ऑफ एटम जब बराबर ना हो, तो फिर हम इस केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, गैर मुतवाजिन कीमियाई मसावात, यानी कि ये बैलेंस्ड नहीं हो गया। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किस तरह से है, तो ये नाम से ही जाहिर है ये बैलेंस्ड होता है। द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, ऐसा कीमियाई मसावात जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पे और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड पे आपस में बराबर हो, तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सपोज यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने लिखा है 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 लिख पुट कर सकते हैं कोफिशिएंट में, और यहाँ पे हमारे साथ 2 है। अब जो कोफिशिएंट है, ये जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है, इसके साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × 2 हमारे साथ हो जाते हैं 4, यानी कि यहाँ पे हमारे साथ हाइड्रोजन के जो है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स रिएक्टेंट साइड पे है, और यहाँ पे हमारे साथ अगर आप यहाँ पे देख ले तो 1 × 2 हमारे साथ यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन के कितने एटम मौजूद हैं, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम मौजूद है। अब इन दोनों ने रिएक्शन किया, हाइड्रोजन गैस ने और ऑक्सीजन गैस ने आपस में केमिकल रिएक्शन किया, रिएक्शन एरो हमने पुट किया कि इन दोनों ने केमिकल रिएक्शन किया, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड जो पहले से बने होते हैं वो ब्रेकअप हुए, और अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान नए बॉन्ड बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट में, तो इस 2 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पे आपके पास आ जाती है 4, यहाँ पे हमारे साथ 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। यहाँ पे कुछ नहीं है, सबस्क्रिप्ट में आप 1 पुट कर सकते हैं। अब जो कोफिशिएंट में 2 है ये इन दोनों के साथ रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है कोई भी हिस्सा, वो उसी एलिमेंट के एटम के साथ कंसर्न है। फॉर एग्जांपल आपके साथ हाइड्रोजन के साथ 2 है वाटर में, तो इसका मतलब है कि पानी के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है, और ऑक्सीजन के साथ 1 है, तो पानी के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद होता है। और यहाँ पे अगर आप 2 लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि पानी के आपने 2 मॉलिक्यूल बनाए हैं यहाँ पे, तो अब 2 को आपने इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो 4 हाइड्रोजन आते हैं। फिर हमने 2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे साथ ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स आ गए। अब देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड पे, 4 हाइड्रोजन एटम प्रोडक्ट साइड पे हो गए, और 2 ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड पे, 2 ऑक्सीजन के एटम प्रोडक्ट साइड पे, तो नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बिकम इक्वल, ये बराबर है। तो ऐसे केमिकल इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन plays a very important role in stoichiometric calculation, just like the backbone in our body। जिस तरह हमारे बॉडी में रीढ़ की हड्डी की बहुत अहमियत है, हमारी पूरी ढांचा इसी पे कायम है, इसी तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हम करते हैं उसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का होना बहुत जरूरी है, यानी कि फर्ज होता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है, आपको दिया है, तो सबसे पहले आपने उसको बैलेंस करना है और आपने चेक आउट करना है बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की तरफ जाने से पहले हमने ये चेक आउट करना है कि वेदर और रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस्ड, क्या हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड है या बैलेंस्ड नहीं है। अगर बैलेंस्ड है तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि यहाँ पे आप एक टिक का निशान पुट करें, यहाँ पे टिक का निशान लगाएं। इसका मतलब ये होता है कि यानी कि हमारा रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है। अब अगर हमने फर्दर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है, कन्वर्जन करनी है, तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। और तो ये एक आपके जहन में यानी कि आपको याद दिलाएगा, रिकॉल करेगा कि मैंने टिक का निशान पुट किया है कि नहीं। तो आप जब भी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं, फर्स्टली वी हैव टू चेक दैट वेदर द गिवन इक्वेशन, the chemical equation is balanced or not. If not balanced, then we can't proceed towards stoichiometric calculation. तो फिर हम stoichiometric calculation की तरफ नहीं जाते। First of all, we have to balance the unbalanced chemical equation. सबसे पहले हमने unbalanced chemical equation को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो दो तरीके हैं, एक तरीका जो है वो आसान है और दूसरा तरीका आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन स्टेट के जरिए वहां पे समझ जाएंगे चैप्टर 11 में। तो यहाँ पे आसान तरीका क्या है कि इधर पे जो कोफिशिएंट्स होते हैं इसको आपने बार बार ट्राई करके डिफरेंट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फिर ये इक्वेशन क्या हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन के इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 एटम है और यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं ऐसा कर लूँ डियर स्टूडेंट, अगर मैं ऐसा कर लूँ कि सपोज इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 1 और 2 से, तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए और ये इक्वेशन भी आप क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे आपके पास जो कोफिशिएंट होते हैं इसको ट्रायल करके बार बार आपने ट्राई करके यहाँ पे डिफरेंट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने हैं ताकि क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे कोफिशिएंट को आपने ऐसी प्रॉपर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ताकि नंबर ऑफ एटम क्या हो जाए, बराबर हो जाए। नेक्स्ट जो हमारे साथ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डिफिनेशन है, तो हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द केमिकल इक्वेशन विच फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमारे साथ वो केमिकल इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है उसके अकॉर्डिंग होता है, तो इसको भी हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लोवाइजर ने प्रेजेंट किया था। इसकी स्टेटमेंट है that during a chemical reaction mass can neither be created nor destroyed। केमिकल रिएक्शन के दौरान मादे को ना तो हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना हम इसको फना कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, जिस तरह जादूगर किसी चीज को जादू करके उसको गायब कर लेते हैं। तो मादा जो है, मादे को हम केमिकल रिएक्शन के दौरान पैदा नहीं कर सकते और ना मादा को, मैटर को, मास को हम फना कर सकते हैं कि बिल्कुल उसको डिसअपियर कर ले, खत्म कर ले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस केमिकली रिएक्ट्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। अब सपोज इफ यू हैव गिवन 12 ग्राम कार्बन, अगर आपको 12 ग्राम कार्बन दिया है एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन, और 32 ग्राम आपको ऑक्सीजन दिया है, देन डेफिनेटली 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्स। तो फिर हमारे साथ 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। मैंने टिक का निशान पुट किया क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे एक कार्बन का एटम है, यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ पे भी 2 है, तो बैलेंस्ड है। अब 12 प्लस 32 तो ये भी 44 आता है, तो 44 ग्राम अगर आपने रिएक्टेंट लिया है तो 44 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट जो आपके बुक में दिया है आयरन प्लस सल्फर केमिकल रिएक्ट्स टू गिव आयरन सल्फाइड। आयरन जब सल्फर के साथ केमिकल रिएक्शन करके आयरन सल्फाइड बना लेता है, तो अगर आपको 56 ग्राम आयरन दिया है और 32 ग्राम सल्फर, तो
इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 88 ग्राम ऑफ आयरन सल्फाइड हमारे साथ बनेगा। तो जितना रिएक्टेंट हमने लिया है उतना ही प्रोडक्ट हमारे साथ बना है, लिहाजा हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, फॉलो करता है। अब डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं रीडिंग ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कौन से तरीकों से पढ़ सकते हैं? तो एनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैन बी रीड आउट इन 3 डिफरेंट वेज। किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आप 3 मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ सकते हैं। एंड द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कंटेनिंग all reactants and products in gaseous state can be read out in 4 different ways। और हमारे साथ ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में मौजूद हो, तो वहां उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को फिर हम 4 डिफरेंट वे से पढ़ सकते हैं। क्या मतलब कि अगर कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, चाहे लिक्विड फेज में है, सॉलिड फेज में है, लिक्विड और सॉलिड आपस में रिएक्शन करते हैं, सॉलिड सॉलिड, तो जो भी है उसको आप 3 मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ सकते हैं। और अगर गैसियस स्टेट वाला बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे के सारे गैसियस स्टेट में मौजूद होते हैं, तो फिर उसको हम 4 डिफरेंट वे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, नाइट्रोजन गैस केमिकली रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू गिव अमोनिया। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ केमिकल रिएक्शन करके अमोनिया गैस बना लेता है। अब ये जो एग्जांपल है, इस केमिकल इक्वेशन को हम 4 मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो भी गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, और अमोनिया जो है ये भी गैसियस स्टेट में है। तो किस तरह से हम पढ़ सकते हैं? पहला जो तरीका है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। जब हम किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को मोल्स में पढ़ते हैं, व्हेन कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कंसीडर्ड एज मोल। जब यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मौजूद जो कोएफिशिएंट्स है, यानी रिएक्टेंट साइड पे जो कोएफिशिएंट है और प्रोडक्ट साइड पे जो कोएफिशिएंट है, इसको हम नंबर ऑफ मोल कंसीडर कर ले, तो फिर हम बोलते हैं कि हमने इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मोल पढ़ लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिखा, 1 होता है। तो अब अगर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 मोल जो कोएफिशिएंट है इसको हमने मोल कंसीडर किया। यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं शाबाश 3 मोल, और यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 2 मोल। तो कोएफिशिएंट के साथ आपने क्या लिखना है डियर स्टूडेंट्स? मोल का लफ्ज लिखना है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस केमिकली रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 1 मोल नाइट्रोजन गैस और 3 मोल हाइड्रोजन गैस ने आपस में केमिकल रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया गैस बना लिया। तो ये हमने इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मोल पढ़ लिया। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपके जहन में कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे तो 3 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल नाइट्रोजन है, 4 मोल रिएक्टेंट्स के आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमारे साथ प्रोडक्ट के तो 2 नंबर ऑफ मोल बनते हैं, 2 मोल बनते हैं। तो ये कैसी कहानी है? तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ये 2 पेन है। अब ये अगर आपस में फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्टेंट है और ये आपस में रिएक्शन कर ले, इसको मैं ऐड कर लूँ और इससे एक पेन बना लूँ, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान डिफरेंट पार्टिकल्स आपस में ऐड हो जाते हैं या फिर स्प्लिट हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन द प्रोडक्ट साइड कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके साथ जो मैंने यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का पढ़ा, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस के तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसको इन टर्म ऑफ मोल पढ़ेंगे तो ये 1 मोल क्लोरीन पैदा होते हैं, 1 मोल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और 1 मोल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। अब प्रोडक्ट के तो आपके पास 2 मोल आए हैं और रिएक्टेंट तो आपने 1 मोल लिया था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्या हुआ है? डिकम्पोज हुआ है,
यानी कि स्प्लिट हुआ है। तो जब रिएक्टेंट्स के पार्टिकल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के कम आते हैं, और जब रिएक्टेंट के पार्टिकल्स आपस में स्प्लिट कर जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं, तो फिर हमारे साथ नंबर ऑफ मोल पे जो पार्टिकल है, जो मोल है प्रोडक्ट के, वो फिर ज्यादा आएंगे। नेक्स्ट जो दूसरा तरीका है हमारे साथ वो है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। इन टर्म ऑफ पार्टिकल हम कैसे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन में मौजूद जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है और जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल है, इसकी पार्टिकल्स को अगर हम कंसीडर कर ले तो इसको हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। तो इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल की डिफिनेशन है हमारे साथ, when coefficients in a balanced chemical equation is multiplied by Avogadro number। यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मौजूद जो आपके साथ कोफिशिएंट है, इसको जब हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे साथ नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पे 1 है तो आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻26। इस तरह से यहाँ पे आपके पास 3 है तो इसको भी आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे आपके साथ कोफिशिएंट 2 है तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रो नंबर से। तो व्हेन कोफिशिएंट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मौजूद कोफिशिएंट्स को जब हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाते हैं। अब यहाँ पे जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 molecules ऑफ नाइट्रोजन प्लस, यहाँ पे 3 है तो 3 को आपने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻10 molecules ऑफ हाइड्रोजन। और इस तरह से यहाँ पे आप जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को जब आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ आ जाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 molecules of nitrogen reacts with the 3 multiplied by Avogadro number molecules of hydrogen। इतने मॉलिक्यूल जो आपके पास नाइट्रोजन के हैं, इसने हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल के साथ क्या कर दिया, केमिकल रिएक्शन किया टू गिव, और हमें दिया क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हमें कितने देता है, 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल आपके साथ आ जाते हैं। तो ये हमने इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल पढ़ लिया, रीड आउट किया। नेक्स्ट जो है हमारे साथ इन टर्म्स ऑफ मास। किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम इन टर्म ऑफ मास भी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ते हैं, व्हेन रिलेटिव मासेस, जब हमारे साथ जो रिलेटिव मासेस है, अब रिलेटिव एटॉमिक मास आपने पढ़ा था, एलिमेंट की एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का 1 AMU है, ऑक्सीजन का 16 AMU है, क्लोरीन का 35.5 AMU है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, या अगर आपके साथ मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है और उसका इंडिविजुअल पार्टिकल मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल की रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हमने पिछले लेक्चर में इससे पहले पढ़ा है तफसील के साथ। इस तरह से अगर आपके साथ कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसकी इंडिविजुअल यूनिट फार्मूला यूनिट होती है, फार्मूला यूनिट की जो मास होती है उसको हम रिलेटिव फार्मूला मास बोलते हैं। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव फार्मूला मास वगैरह जो होती है ये तो AMU में होती है। अब अगर हम रिलेटिव मासेस को इस कंसीडर इन ग्राम्स, उसको ग्राम में कंसीडर कर ले, तो फिर हम बोलते हैं कि हमने इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ लिया। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो है हमारे साथ, नाइट्रोजन की सिचुएशन है 7 एटॉमिक नंबर 14 एटॉमिक मास। तो आपने क्या करना है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम है तो 2 मल्टीप्लाई 14। अब हमारे साथ
2 मल्टीप्लाई 14 से आता है 28। अब 28 ग्राम अगर आप यहाँ पे पुट करें तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पे यानी एमयू आपने नहीं लिखना है, एमयू को आपने हटा देना है किसी से, ग्राम से। इस तरह से हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कितने 1 है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हमारे साथ 2 एटम्स होते हैं तो 2 × 1 2। अब यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है तो 2 × 3 फिर आपके साथ आ जाता है 6। तो अगर आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास यानी 6 ग्राम यहाँ पे मेरे साथ क्या है, ये यहाँ पे आपके साथ हाइड्रोजन गैस हो गया। अब मैंने फाइंड आउट करना है इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का। तो अमोनिया का जब आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं तो पहले आप एक मॉलिक्यूल में फाइंड आउट करें। अब नाइट्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है हमारे साथ 14 है, हाइड्रोजन का कितना है 1 है। तो आप कर ले 14 प्लस 3 × 1, क्योंकि यहाँ पे एक नाइट्रोजन है तो आपने 14 लिखा, 3 हाइड्रोजन है तो 3 × 1, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके साथ आ जाता है 17। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मौजूद है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ 44 34 आ जाता है। तो आपके साथ जब 34 आया, ये तो एमयू में था, अब इसके साथ आपने क्या लिखना है, ग्राम लिखना है। तो 34 ग्राम अमोनिया बनती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ से कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हमारे साथ 28 ग्राम नाइट्रोजन ने रिएक्ट विद, उसने रिएक्शन किया 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ टू गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, और 34 ग्राम अमोनिया बनती है। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करती है, क्योंकि 28 प्लस 6 से आपके साथ आ जाता है 34। तो डियर स्टूडेंट, यही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था। सबसे पहले आपने उनको इन टर्म ऑफ मोल पढ़ा, कोफिशिएंट्स को आपने मोल में कंसीडर किया, फिर हमने चाहा कि नहीं हम इसको नंबर ऑफ पार्टिकल में पढ़ते हैं, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल पढ़ते हैं। तो इन कोफिशिएंट को हमने किस के साथ मल्टीप्लाई किया, एवोगैड्रो नंबर के साथ। नेक्स्ट फिर हमने इसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ लिया। तो मासेस में हम क्या करते हैं, व्हेन रिलेटिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कंसीडर्ड इन ग्राम, रिलेटिव मॉलिक्यूलर या एटॉमिक या फार्मूला मासेस जो यहाँ पे मौजूद है, जो भी सब्सटेंस है उसकी रिलेटिव एटॉमिक मासेस को, रिलेटिव मासेस को जब हम ग्राम्स में कंसीडर कर लेते हैं, देन वी कैन से दैट वी हैव रीड दिस केमिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मास। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैंने ये 2 इक्वेशंस लिखे थे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और CO2, तो इसके साथ ये जो मैंने 12 लिखा था कि 12 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो ये मैंने पे हमारे साथ जो कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 12। तो 12 को के साथ मैंने क्या पुट किया, ग्राम, तो 12 ग्राम कार्बन मैंने लिया। ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है तो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना है, 32, तो 32 के साथ मैंने ग्राम लिखा तो 32 ग्राम लिया। और इस तरह से जब आप ऑक्सीजन और कार्बन की रिलेटिव एटॉमिक मासेस को ऐड करते हैं तो इससे 44 ग्राम आता है, और ये अगर आप इन दोनों को ऐड करें फिर भी 44 आता है। तो ये जो वेट मैंने यहाँ पे लिया है इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए, ये मैंने यहाँ पे मौजूद रिलेटिव एटॉमिक मास, यहाँ पे मौजूद ये तो एटम है, यहाँ पे मौजूद ये मॉलिक्यूल है, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मैंने ग्राम्स में लिया, और ये भी मॉलिक्यूल है तो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मैंने ग्राम में लिया, तो ये मासेस जो है मैंने यहाँ से पुट किया है। इस तरह से आयरन है प्लस सल्फर है और आयरन सल्फाइड बनाता है। तो आयरन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं वो है 56। तो 56 AMU के बजाय हम 56 ग्राम लेते हैं। सल्फर भी एलिमेंट है, तो सल्फर की जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 32 AMU। अब AMU की जगह पे मैंने 32 ग्राम लिया, तो यहाँ पे जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस थे इन दोनों एलिमेंट्स की, आयरन और सल्फर की, उसको हमने ग्राम में कंसीडर किया, तो हमारे साथ कंपाउंड बना आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड में फिर आपके साथ एक आयरन का आइटम है, एक सल्फर का है, तो 56 आयरन का और 32 सल्फर का, इसको आप ऐड कर ले 88 आ जाएगा। 88 AMU के बजाय जब हम 88 ग्राम लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि इस केमिकल इक्वेशन को हमने इन टर्म्स ऑफ मास रीड आउट किया।
अब ये जो तीन तरीके हैं, इन टर्म ऑफ मोल, इन टर्म ऑफ पार्टिकल, इन टर्म ऑफ मास, ये किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे अप्लाइड कर सकते हैं आप। लेकिन जो चौथा तरीका है, दैट इज ओनली कंसर्न with the gaseous state balanced chemical equation, और सिर्फ gaseous state chemical equation के साथ कंसर्न है, बाकी इक्वेशन पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, गैसेस की वॉल्यूम को हम बहुत आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं एज कंपेयर टू इट्स मास। गैसेस जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, तो गैसेस के साथ जब भी हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी वॉल्यूम को कंसीडर कर लेते हैं। तो इसलिए अगर मैंने ये जो यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी गैसियस स्टेट में था, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो भी गैसियस स्टेट में। तो ऑल ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, सो वी कैन also read out this balanced chemical equation in terms of volume। हम इस balanced chemical equation को in terms of volume भी रीड आउट कर सकते हैं। कैसे रीड आउट करेंगे? When all reactant and product are present in gaseous state, जब सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट ए बी सी डी जो भी बनते हैं वो गैसियस स्टेट में मौजूद है, देन वी कंसीडर इट्स वॉल्यूम। तो फिर उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की वॉल्यूम को जब हम कंसीडर कर लेते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं कि ये हमने इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम रीड आउट किया। तो अब यहाँ पर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम जब हम रीड आउट करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, एक टर्म यूज होता है, मोलर वॉल्यूम। हमने पहले भी डिफाइन किया था। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल एट एसटीपी, जो 1 मोल एसटीपी पे कोई भी गैस वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर केल्विन स्केल पे 273.15 केल्विन के बराबर है। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? 1 एटमॉस्फेयर या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर है। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रेशर होता है, हवा का दबाव होता है। तो इन प्रेशर और इन टेम्परेचर पे जब हम किसी भी गैस को रखते हैं और वो 1 मोल होता है, तो ये वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड करता है वो 22.47 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अक्सर बुक्स में फिर हम 22.4 लिखते हैं डेसीमीटर क्यूब राउंड ऑफ करके। सो अब हमने क्या करना है? सो मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद द मोलर वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो आपके साथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किस चीज के साथ? मोलर वॉल्यूम से। तो ये आपके साथ आ जाएगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम आएगा। इस तरह से यहाँ पे 3 है, तो 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 22.4 डीएम क्यूब से, तो आपके साथ हाइड्रोजन का वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे अमोनिया के साथ कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, तो 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 22.4 डीएम क्यूब। तो इससे हमारे साथ आ जाएगा कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस केमिकली रिएक्ट्स विद 67.2 decimeter cube of hydrogen gas to give 44.8 decimeter cube of ammonia gas। यानी 22.4 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन गैस ने 67.2 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस के साथ केमिकल रिएक्शन किया इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, हम ये बोलते हैं। और फिर हमारे साथ 44.8 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया गैस बन गया। तो फिर वही बात है कि अगर आपके जहन में कंफ्यूजन हो कि रिएक्टेंट साइड पे तो हमारे साथ वॉल्यूम ज्यादा है, प्रोडक्ट की साइड पे तो वॉल्यूम कम बनता है, तो यहाँ पे यानी रिएक्टेंट के जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो आपस में ऐड हुए हैं, इसलिए उसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो कम हुआ है। जिस तरह यहाँ पे नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट साइड पे 4 मोल्स आते हैं, 3 + 1 4, प्रोडक्ट साइड पे 2 है। तो जिस तरह मोल को मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के कम या ज्यादा हो सकते हैं, इस तरह से वॉल्यूम भी हमारे साथ कम या ज्यादा हो सकते हैं। अगर रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो रहे हैं, आपस में एडिशन प्रोडक्ट बना रहा है, तो फिर प्रोडक्ट का वॉल्यूम रिएक्टेंट के वॉल्यूम से कम आएगा।
और अगर रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जो प्रोडक्ट बनाते हैं वहां पे ज्यादा मिकदार में प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिर हमारे साथ प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा आ जाएगा। अगर वहां पे स्प्लिटिंग होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 मॉलिक्यूल लिया है और वो स्प्लिट कर जाता है, 3-4 मॉलिक्यूल बना लेता है, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि हमारे साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ये 3 पेन है और ये रिएक्टेंट्स है। अब इन तीनों ने रिएक्शन किया और रिएक्शन ये अलग-अलग थी, तो इन तीनों ने रिएक्शन किया और प्रोडक्ट का एक मॉलिक्यूल बना दिया। अब प्रोडक्ट का तो एक मॉलिक्यूल बना दिया, तो इसका जो नंबर ऑफ मोल है, पहले तो आपके साथ 1 2 3 मोल थी, अलग-अलग रिएक्टेंट्स थे, लेकिन जब इन्होंने रिएक्शन किया तो हमारे साथ 1 मोल प्रोडक्ट बन गया। तो इसका जो नंबर ऑफ मोल है वो कम भी हो सकते हैं। और अगर आपके साथ फॉर एग्जांपल एक बड़े साइज वाला मॉलिक्यूल है और वो 1 मोल है आपके पास फॉर एग्जांपल, और ये रिएक्शन करके स्प्लिट कर जाते हैं, अलग-अलग डिफरेंट आपके साथ प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो प्रोडक्ट भी ज्यादा नंबर ऑफ मोल के बन सकते हैं। तो ये इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ में हमने लिखा है कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 67.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस। तो जब हम इस तरह से बोलते हैं, पढ़ते हैं, इतने अमाउंट वो इतना डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन का और ये डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन का इसने रिएक्शन किया और ये 44.8 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया गैस का वॉल्यूम हमें दिया, तो हम बोलते हैं कि हमने इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इन टर्म ऑफ वॉल्यूम रीड आउट किया। तो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को डियर स्टूडेंट आप 3 तरीकों से पढ़ सकते हैं, इन टर्म ऑफ मोल, इन टर्म ऑफ पार्टिकल, इन टर्म ऑफ मास। और अगर ऐसा रिएक्शन है इसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है, तो उनको आप इन 3 तरीकों के साथ साथ एक दूसरी तरीका से इन टर्म ऑफ वॉल्यूम एडिशनली आप उसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको राइट डाउन यानी कि लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारे साथ मेन टॉपिक है, द मोल एंड केमिकल इक्वेशन। मोल और केमिकल इक्वेशन का क्या ताल्लुक था, तो यहाँ पे आपने केमिकल इक्वेशन के साथ जो यहाँ पे मौजूद कोफिशिएंट है इसका रिलेशन आपने स्टडी किया कि मोल जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसको आप इन टर्म ऑफ मोल रीड आउट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो फिर हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की तरफ। तो हमारे साथ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होती है, हमारे साथ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दिया होता है और प्रोडक्ट का हमसे पूछा जाता है, या प्रोडक्ट का अमाउंट दिया होता है और रिएक्टेंट का अमाउंट हमसे पूछा जाता है। तो हम डिफरेंट टाइप की स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। इसी टॉपिक के साथ कंसर्न है, आपने उस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये उस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, उसके लिए ये बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इनको समझे बगैर आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को नहीं समझ सकते। तो पहले इस वीडियो को तफसील से देखें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे, आप जरूर देखिए, फिर आपको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच।